हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 13। इससे पहले आपकी 12 क्लासेस हो चुकी है। नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी की क्लासेस स्टार्ट है। प्लस में जो भी आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है या आप कह सकते हो PYQ की सीरीज़ है, वो भी यहाँ पर स्टार्ट करा दी गई है। तो आप सभी जाकर चेक कीजिए, सारी क्लासेस मिल जाएगी। आपकी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया, आपको जाकर प्लेलिस्ट चेक करनी है। CTET के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सभी वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो सभी जो है ध्यान से देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका दिल्ली, जिसके बारे में पढ़ेंगे 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी। तो यहाँ पर अध्याय 2 में हमने कावेरी, डाल्टा जैसे बड़े राज्यों के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो आपने गौर किया होगा, जो आपके अध्याय 2 था इसमें किसका जिक्र था? राज्य का। ठीक है, किसी राज्य का जिक्र न होकर किसका था? जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। हमने उसमें पर्टिकुलर राज्य का बात नहीं की, हमने किसकी बात की? जिसका जो है राजधानी दिल्ली थी। इसकी वजह यह थी कि दिल्ली जो है महत्वपूर्ण शहर, मतलब 12वीं शताब्दी में बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए, ये है आपके यहाँ पर तालिका। ठीक है, आप इसे देख सकते हो। इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पहल जो है तोमर राजपूत। ठीक है, क्या तोमर राजपूत के काल में जो है दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिसे आपका चेहमान, जिसके बारे में पढ़ा हमने, परास्त किया। तोमारों ने और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। कह सकते हो वाणिज्य का प्रमुख केंद्र दिल्ली रहा। तो पूछा जा सकता है किसके राज्यकाल में जो दिल्ली है वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें, नोट करने की आप अपने नोट्स भी बनाते चलिए। इस शहर में बहुत सारे जो है समृद्धशील जैन व्यापारी थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इसमें आपका देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। क्या देहलीवाल क्या है? आपके सिक्के हैं एक तरीके से, जिसमें डाले जाते थे। इन मंदिरों का यहाँ पर निर्माण भी हुआ, काफ़ी प्रचलन में थे। तो सीधा पूछा जाए कि आपके देहलीवाल क्या है? सिक्के हैं। आगे 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली जो है एक राजधानी के रूप में बदल गया, जिसका नियंत्रण जो है उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैल गया। तालिका 1 पर नज़र डालिए फिर से, इसमें आपको 5 वंश दिखाई देंगे। इसमें जो है आपके यहाँ पर 5 वंश जो है इन्होंने इंक्लूड किए हैं। होज हो गया, सीरी, जहाँपना, ये सब आपके यहाँ पर फिरोज शाह अलग अलग है, जिन्होंने मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। ठीक है, जिनसे मिलकर क्या बना? आपकी दिल्ली सल्तनत। आगे है, आज हम दिल्ली को जो है, आज जिस इलाके में दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह इन सुल्तानों के अनेक नगर बसा है। मानचित्र 1 में जो है आपके दिल्ली, एक कोहाना, दिल्ली कोहाना हो गया। दूसरा सिरी हो गया आपका, जहाँपना को पहचानिए। तो हम बच्चों को कहेंगे भाई इनमें ढूंढ के दिखाओ कहाँ पर है, ये जो है दिल्ली के दूसरे नाम हैं, तो बच्चे इन्हें ढूंढेंगे। ये आपकी तालिका फर्स्ट, दिल्ली के शासक। सबसे पहले आपको इस तालिका के यहाँ पर नोट्स बनाने, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। पूछा जाए तोमर, तोमर में कौन थे आपके यहाँ पर? एनंग पाल, मतलब आपके यहाँ पर 1130 से लेकर 1145 तक जो है इन्होंने शासन किया। इसके बाद कौन आ गए? आपके चौहान। आपकी जो NCERT में चैप्टर है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज से दिया है। पहला चैप्टर पढ़ना जरूरी है, उसके बाद सेकंड समझ में आएगा। सेकंड पढ़ना जरूरी है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो आप जाकर एक बार प्रीवियस क्लासेस देखिए, ताकि सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आ सके। और जब आप चीज़ें सीक्वेंस वाइज पढ़ते हो तो आपके दिमाग में फिट हो जाती है, समझ में आ जाती है और आप उसे भूलते कम हो। तो आपको जाकर पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी है। तो यहाँ पर क्या है? चौहान आगे। इसके बाद इसका है 1975 से लेकर आपका यहाँ पर, सॉरी, इसे आप कह सकते हो 1175 से लेकर आपका यहाँ पर 1192 में जो है यहाँ तक आपका शासन चला। इसके बाद है आपका प्रारंभिक तुर्की यहाँ पर शासक। सबसे पहले कौन आया? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले पूछा भी जाता है कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक आया तुर्की शासकों में। फिर आपका इसका, आपका कह सकते हो गुलाम था, कौन था? इल्तुतमिश आया। फिर रजिया, इनकी लड़की थी रजिया। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन। इनके यहाँ पर काल भी लिखे, आप सब इन्हें नोट डाउन कीजिए सीक्वेंस वाइज में, तो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। आगे है आपका यहाँ पर खिजली वंश। ठीक है, इसके बाद क्या आपका खिलजी वंश है, जो कि आपका यहाँ पर 1290 से लेकर 1320 तक रहा। इसमें आपके 2 शासक बने, जलाउद्दीन खिलजी तथा आपका अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के बारे में। इसके बाद है आपका तुगलक वंश। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज सारे दिए हैं। तो यहाँ पर 1320 से लेकर 1414 तक इनका रहा तुगलक वंश का शासन। तो डायरेक्ट बनेंगे, आपसे मैचअप में पूछ लेंगे, आपको तालिका बनाकर देंगे कि इसमें से कौन सा सही नहीं है,
कौन सा सही है। तो अगर आपको ये सब डेट याद है तो ही तो बता पाओगे। और ये भी दे देंगे सीक्वेंस वाइज लगाओ, सबसे पहले कौन आया, फिर इसके बाद कौन, फिर इसके बाद कौन, फिर इसके बाद कौन। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। आगे है आपका यहाँ पर सैयद वंश, जो है आपका यहाँ पर 1414 से लेकर 1451 तक, जो आपका खिजरी खान, इन्होंने यहाँ पर शासक किया। इसमें आपका दूसरा आया था, कौन था आपका, लोधी वंश। इसके बाद कौन आया यहाँ पर, बहलोल लोधी, जिन्होंने लोधी वंश की स्थापना की। आपका 1451 से लेकर आपका यहाँ पर 1479 तक जो है यहाँ पर बहलोल लोधी ने जो है यहाँ पर अपना लोधी वंश चलाया। तो ये था आपका यहाँ पर पूरा क्या था, दिल्ली के शासक। यहाँ पर क्या है, सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन मतलब तवारीख बहुवचन में लिखा जाता है। ये भी चीज़ें ध्यान रखना, हिंदी में चीज़ें पूछी जाएगी लैंग्वेज में। जो सुल्तानों के शासक काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। तवारीख के जो लेखक है, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति थे जो घटनाओं का निर्माण करते, प्रशासन की संबंधी सलाह देते, न्याय संगत शासन पर बल देते। यहाँ पर क्या है आपका, हम बच्चों से पूछेंगे भाई बताओ न्याय चक्र राजा क्या है, प्रजा के बीच में संबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और फिर शब्द ऐसा कौन सा है, तो हम बच्चों से पूछेंगे। लोकतांत्रिक है नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर बच्चों से पुटअप करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में ना सिर्फ आपकी SST आती है, बल्कि ये भी आएगा कि आप इसे पढ़ाओगे किस तरीके से, वही आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो हम जो आपके चैप्टर करते हैं उसमें पेडागोजिकल चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर है। तो इसमें है आपका न्याय चक्र। न्याय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फ्रान एम मुदबिर ने लिखा है कि राजा के काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। ऐसी सैनिक बिना वेतन के जी नहीं सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित कर राजस्व से, मतलब किसानों से इकट्ठा किया जाता है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल व प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय करे, ईमानदार रहे और आपका प्रशासन पर बढ़ावा दे। तो ये क्या होगा, आपका एक चक्र होगा, न्याय चक्र। इसी से आपका पूरा कह सकते हो शासन चलेगा। आगे आपका जन्मसिद्ध अधिकार को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के लिए शासन करने का अधिक विरासत मिलता है। ठीक है, इसके बाद है आपका लिंग भेद। इसमें है आपका स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच में सामाजिक तथा स्त्री में जो है आपके यहाँ पर शारीरिक संरचना, ये कह सकते हो महिला या पुरुष के बीच में जो शारीरिक यहाँ पर रचना है, इसके संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना श्रेष्ठ है। क्या है, पुरुष स्त्रियों की तुलना श्रेष्ठ है। हमने आपका एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने आपके स्त्री और पुरुष दोनों में समानता है नहीं है, काम में समानता है या फिर नहीं, ये आपका हमने पॉलिटी की क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो जाकर उसे भी चेक कर लेना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये कुछ खास बातें हैं। तवारीख में लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ठीक है, गांव में शायद ही कभी कोई रहता हो। वे अक्सर जो है इतिहास, सुल्तानों के उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे कि भाई इसे पढ़ के इतनी तारीफ करेंगे, ये लिखेंगे वो लिखेंगे तो राजा खुश होगा, हमें इनाम देगा। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाने की सलाह देते थे। क्या, जन्मसिद्ध अधिकार हमने पढ़ा, ठीक है, लिंग भेद के ऊपर कि भाई पुरुष जो है महान है, स्त्री महान नहीं है, इस टाइप के विचारों पर जो है सलाह देते हैं। आगे है जिनसे लोग सहमत नहीं थे। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इसको लेकर भी जो है इतिहासकार माहिज ए सिराज ने स्वीकार किया वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य तथा सक्षम थी, तभी तो वहां पर जो है उसे एक रानी के शासक के रूप में मान्यता फिर भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो महिला थी। यहीं पर ऐसा बताया कि आपका मिहाज सिराज से पूछा जाए इन्होंने क्या कहा, एक कोटेशन दे देंगे तो आपको बताना, इन्होंने यही कहा था कि जो है आपके यहाँ पर इल्तुतमिश की बेटी रजिया आपकी सक्षम थी, योग्य थी, लेकिन फिर भी रानी का यहाँ पर जो है एज ए शासक के रूप में नहीं मान्यता दी। दरबारी जन स्वतंत्र रूप से शासक करने की कोशिश में जो है प्रसन्न नहीं थे। क्या, कि वो वहाँ पर शासन कर रही थी तो उस चीज़ को लेकर सभी वहाँ पर खुश नहीं थे। 1240 में सिंहासन से हटा भी दिया। ठीक है, उन्हें हटा दिया गया था 1240 में। रजिया के बारे में जो है यहाँ पर मिहाज सिराज के विचार आपसे पूछा जाएगा कि मिहाज सिराज ने किसके बारे में लिखा, किसके बारे में बताया, तो बताना है रजिया के। ठीक है, तो यहाँ पर है मिहाज सिराज का सोचना था ईश्वर ने एक आदर्श समाज व्यवस्था बनाई जिसमें आपका स्त्री और पुरुष के अधीन होना चाहिए। क्या, स्त्रियों को पुरुषों के अधीन, ये चीजें हैं, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है खुदा की संरचना में या फिर रचना के खाते में उसका ब्यौरा चौकी आपका मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ।
ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर कह सकते हो क्वेश्चन पूछा भगवान से, खुदा से या फिर समाज से। आगे है, रजिया ने अपने अभिलेखों में सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के आपके विराग क्षेत्र में किसी भी आपका कई वंश का राज्य था। ठीक है, काकतीय वंश का राज्य था यहाँ पर। रानी आपकी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी जो है अपने अभिलेखों के में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर पुरुषों को भी भ्रम पैदा किया। मतलब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने क्या किया कि अपने पिता का नाम भी साथ में लिखा। वहीं पर जो है आपके काकतीय वंश की एक महिला थी, कह सकते हो रानी थी आपके रुद्रमा देवी, इन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि यही राजा है। इन्होंने पुरुषों की भांति अपने आप को आगे बढ़ाया और सभी को भ्रम में रख दिया कि ये पुरुष है या फिर महिला। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिग्दा। ठीक है, आपसे जिसे किस नाम से जाना जाता है, दीदी या फिर बड़ी बहन से निकला। दिग्दा मतलब बड़ी बहन से। जाहिर है कि प्रजा में सबसे प्रिय रानी का स्नेह भरा संबोधन भी दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको 4-5 ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सी महिला यहाँ पर शासक के रूप में काम किया, तो आपको ये सब नाम देंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन सी थी, रुद्रमा देवी थी, दिग्दा थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी, और इसके अलावा एक और ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के आप नोट डाउन कर लीजिए, छोटी सी चीज़ें अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसमें शॉर्ट में ये सारी चीज़ें लिखिए। आगे है यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। अब आगे यहाँ पर खिलजी और आपका तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। यहाँ पर क्या है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासनों की जरूरत थी। दिल्ली में आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों तथा आपके जमींदारों के साथ अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी बगदा कहा जाता था। इन्हीं सेवा के लिए जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, इल्तुतमिश जो थे गुलाम के रूप में थे, तो ये क्या खरीदते थे और गुलामों को क्या कहा जाता था, बगदा। चीजें पूछी जाएगी, बगदा क्या है, बगदा का मतलब क्या है, तो बताना है गुलाम है। आगे है, बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आगे है आपका बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमें पालना या फिर पोसा, उसे आगे बढ़ाए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी योग्य तथा अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का मानना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम जो है बेटे से भी बढ़कर होता है। क्यों? क्योंकि अगर गुलाम के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें सारी चीज़ें देंगे, तो वो क्या करेंगे, बेटे से ज़्यादा काम हमारा करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि भाई गुलाम जो है बेटे से बढ़कर हो सकता है, मानने का कारण बताओ। सब बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या, आश्रित। जब अन्य व्यक्ति किसी के संरक्षण में रहता है तो उस पर निर्भर होता है, उसे क्या कहा जाता है, आश्रित। आश्रित मतलब दूसरों पर निर्भर होना। यहाँ पर क्या है, खिलजी तथा तुगलक शासक जो है यहाँ पर बगदा का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठते ऐसे लोग जो सेनापति तथा सूबेदार जैसे पद दिए जाते, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती। क्यों भाई, तुम गुलाम को इतना अच्छा पद दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, तो इससे क्या हो जाती, अस्थिरता पैदा होती। गुलाम और आश्रित जो है अपने मालिकों तथा संरक्षणों के प्रति वफादार होते, उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। इन्होंने इसमें क्या था कि गुलाम जो है, जिसका गुलाम है उसी के प्रति जो है वफादार होगा, जो उनके बेटे हैं उनके प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप एक नए शासक पर सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और आपके पुराने सरदारों के बीच में टकराव होता। सुल्तानों के द्वारा निचले तबाके के जो है आपके तबके के लोग जो है संरक्षण दिए जाने पर उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता। मतलब ऐसे भी होता, भाई हम इतना काम करते, हमें तो इन्होंने ये पद नहीं दिया, और हमसे जो छोटा है उसे इतना पद दे दिया। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर विवाद होता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती। फारसी में जो है यहाँ पर तवारीख के लेखकों के निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की गई है, क्योंकि वो क्या करते, जो उन्हें पसंद आता उन्हें ऊंचे पद पर बिठा देते, चाहे उनकी योग्यता हो या फिर नहीं हो। तो इस चीज़ को लेकर आलोचना भी हुई। आगे यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के आपके अधिकारजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलार मतलब शराब बनाने वाला, बेचने वाला, तथा आपका फिरोज हजम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और आपका लड्डा और पीरा नामक मालियों के ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्ति पर
के उल्लेख में सुल्तान को राजनीतिक विवेक के नाश और शासन के लिए अक्षमताओं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, जो ये काम करते थे ये कह सकते हो इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन फिर भी ऊंचे पदों पर बैठा दिया, जिससे क्या उनके शासन का पूरा समाप्त हो गया, नाश होना स्टार्ट हो गया। आगे चलते हैं। पहले वह सुल्तानों की तरह जो है खिलजी तथा तुगलकों शासकों के सेना नायकों से भिन्न भिन्न आकार में जो है इलाकों के सूबेदार नियुक्त करते। इन इलाके क्या कहा जाता है, इक्ता। इक्ता पूछा जाता है। इक्ता क्या होता है, आपके ऐसे इलाके जहाँ पर सूबेदार नियुक्त होते हैं। इन्हें संभालने के लिए अधिकारी या फिर आपका मुख्ता या फिर इकतदार, ठीक है। इक्ता में रहने वाले को मुफ्ती या फिर आपका इतकदार कहा जाता। मुफ्ती का फर्ज क्या होता है, सेना अभियानों का नेतृत्व करना तथा इक्तों में कानूनों का व्यवस्था करना। अपनी सेना के बदले में जो है वेतन के रूप में मुफ्ती या फिर अपने इलाकों के राजस्व की वसूली करना। राजस्व के रूप में मिली रकमों को जो है ये सैनिकों को तनख्वाह देते हैं। मुफ्ती जो है काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी था। यह क्या करता, पद वंश परंपरा से ना चलकर इन्होंने कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले उसके बाद जो है उसका स्थानांतरण करते रहते। मतलब ये ऐसा नहीं था कि बाप को मिलेगा बेटे को मिलेगा, ऐसा नहीं था। क्या होता, बीच में जो है इनका ट्रांसफर या फिर जगह बदलते रहते, कोई और व्यक्ति जो है यहाँ पर पद ग्रहण करता। यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और आपका मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों में बड़ी सख्ती का पालन होता। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्र राजस्व की रकम का हिसाब के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त थे। इस बात का ध्यान रखा जाता कि मुफ्ती द्वारा जो राज्य द्वारा निर्धारित वसूली तथा संख्या के अनुसार सैनिक रखे है या फिर नहीं रखे, इस चीज को लेकर कठोर नियम थे। आगे है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी तथा यहाँ पर शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारित वसूली करने के लिए नियंत्रण में लाया गया। यहाँ स्थानीय सामंतों पर कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि उन्हें स्वयं कर चुकाने पर बाध्य कर दिया। अधिकार छीन के क्या किया, तुम खुद से ही कर चुकाओ। सुल्तान जो है प्रशासनिक जमीन की पैमाइश करता, बड़ी संख्या में सावधानी रखता। पुराने सामंत जमींदारों राजस्व के निर्धारण तथा वसूली के अधिकार में सल्तनत पर जो है नौकरी पर रखने लगे। इसमें जो है 3 तरह की कर थे, आपसे कर पूछे जाएंगे कौन से थे, 3 तरह के। इन करों को नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला है कृषि पर, जिसे आपका खारज, कृषि पर लगने वाला खारज जो किसानों की उपज पर लगभग 50% होता था। फिर आपका मवेशियों तथा आपका घरों, ये 3 प्रकार के यहाँ पर कर जो है देने होते। इस बात का भी ध्यान रखा जाता कि उपमहाद्वीप में जो काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र जो है फिर से स्वतंत्र होगा, यहाँ तक कि आपका गंगा के मैदानी इलाकों में जो घने जंगलों के ऐसे क्षेत्र थे जो कि पैठाने से सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। मतलब क्या होता कि दिल्ली पर ही ध्यान रखते तो बाकी क्षेत्र पर ध्यान नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। क्या कर लिया, स्थानीय सरदारों ने अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमवा तो लेते थे, लेकिन वह अधिकार कुछ ही समय के लिए रहता, फिर दोबारा से वहाँ पर कब्जा हो जाता। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। आगे सरदार तथा उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश आपका मोरक्को से पहले भी चीज़ें हमने पढ़ी है, उससे क्वेश्चन बनते, देख लेना आप। 14वीं सदी में भारत आए यात्री इबन बतूता ने आप बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में जो है किले बनवाकर रहते, कभी बांस के झुरमुट में। भारत में बांस पोला नहीं होता। क्या बांस नहीं होता, यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। पोला मतलब छोटा नहीं होता, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके लिए अलग अलग हिस्से में जो आप इस तरह से गुथे हुए होते हैं कि उन पर जो है आग का भी असर नहीं होता। कुल मिलाकर कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत थे। सरदार इन जंगलों में रहते, किले का भी परचीर का काम करते। इन दीवारों के घेरे में जो है मवेशी तथा फसल रखते। अंदर पानी भी उपलब्ध रहता, वहाँ पर इकट्ठा करते वर्षा का जल। और आपका यहाँ पर प्रबल बलशाली सेनाओं को बिना हराए नहीं जा सकते। ये सेनाएं जो है जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार की जाती और औजारों से बांसों को काट डालती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। आगे है यहाँ पर चंगेज खान से भी क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से थे, क्या सारी चीज़ें। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों, ठीक है, पूछा जाए मंगोलों से रिलेटेड कौन थे, चंगेज खान। ये 1219 में उत्तरी पूर्व ईरान में आपका यहाँ पर टस
ओक्सियाना, ठीक है, टक्स ओक्सियाना, जो कि आपका आधुनिक उज्बेकिस्तान, ठीक है, इस चीज़ से आए थे, ठीक है। मुगलों से, ये आपके बाबर वगैरह कह सकते हैं कि इनके पूर्वज थे। और इसके शीघ्र ही दिल्ली की सल्तनत पर इन्होंने धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने जो है शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर मुगलों पर धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान ने एक विशाल सैन्य यहाँ पर स्थानीय सेना खड़ी करी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती था। मतलब सेना बहुत बड़ी कर दी, लेकिन उसे संभालना जो है चुनौती का काम था। आगे है आपका यहाँ पर 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, ठीक है। तालिका 1 को हम दोबारा से देख लेंगे, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई कि तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश राज्यों का यहाँ पर क्या हुआ, शासन हुआ। इसमें आपका जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। इसमें राजधानी जो है समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसलिए अफगान में तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरा। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो कुछ शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अब यहाँ पर आ जाएगा शेरशाह सूर, ठीक है। शेरशाह सूर आपका यहाँ पर 1540 से लेकर इन्होंने 45 तक शासन किया। इसके बाद यहाँ पर बिहार में अपने चाचा से एक छोटा सा इलाके में जो है प्रबंध के रूप में काम करते, लेकिन आगे चलकर इन्होंने इतनी उन्नति की मुगल सम्राट हुमायूं तक चुनौती दे दी और परास्त किया। क्या था, शेरशाह सूर जो है इन्होंने चाचा के एक छोटे से इलाके में काम करते थे। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। क्या करते थे, छोटे से इलाके में एक प्रबंध के रूप में काम, लेकिन आगे चलकर इतने समृद्ध, इतने शक्तिशाली बने कि मुगल सम्राट हुमायूं को भी इन्होंने चुनौती दी, परास्त किया, हराया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को जो है राजवंश स्थापित किया। सूर ने जो है केवल 15 वर्ष, ठीक है, कितना, 15 वर्ष ही इन्होंने शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्होंने भी चुस्त बना दिया। सम्राट अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य को समाकित किया, मतलब दोबारा से स्थापित किया, और उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया। मतलब उन्होंने शासन तो किया, लेकिन शेरशाह की प्रशासन की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इन्होंने उसे ही अपनाया। आगे है आपका यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अकबर से रिलेटेड जो भी आपका होगा आपका शासन, उसे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने आपका कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ पर क्या आपकी टेबल, ये कह सकते हो एक्सरसाइज वगैरह दे रखे, आप इसे पढ़ सकते हो। क्वेश्चन किससे बनेंगे, खिराज क्या है, लिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। मुगल क्या था, तो ये हमने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये आपकी टेबल तालिका फर्स्ट। इसे तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ना सिर्फ आपका सीटेट, बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अब आपका यूपी पुलिस है, अगर आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हो ना, तो कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, आपका नंबर जो है उसमें आराम से आ जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ आपको इतना करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एसएसटी, मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, ये सारी चीज़ें जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती हैं। तो ये जो क्लासेस है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस में जो है आप सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारी वीडियो बाकी स्टूडेंट तक पहुंच पाती है। और जो भी नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हम आपका अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।